हिंदुस्तान में इस समय बोट कंपनी अपने आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले लेंसकार्ट के फाउंडर्स ने अपना आईपीओ लेकर आए थे, बट जो उनका लिस्ट प्राइस था वो बिल्कुल नीचे चला गया था। और अब बोट कंपनी के जो फाउंडर्स है समीर मेहता, अमन गुप्ता, ये अपने कंपनी का आईपीओ लेकर आ रहे हैं। तो क्या इनका आईपीओ सक्सेसफुल होने वाला है? इनके आईपीओ में कौन कौन से रेड फ्लैग है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोट कंपनी का एनालिसिस दूंगा, बिजनेस का भी, ग्रोथ का भी, मार्केट का भी, और इस आईपीओ में क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं। तो पूरा वीडियो को आप एंड तक देख के जाना। देखिए, बोट की शुरुआत 2013 में हुई थी। काफी अच्छे से अमन गुप्ता ने, समीर मेहता ने इस ब्रांड को चलाया। अब बोट का मॉडल समझिए, ये चाइना गए, चाइना से सस्ता माल खरीदा, उसको इंडिया में लेकर आए, वापस उसकी रीब्रांडिंग करी, पैकेजिंग करी, इंडिया में बड़े इन्फ्लुएंसर्स को हायर करा, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, उनसे मार्केटिंग करवाई, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स ये लेकर आए और उनको ऑनलाइन बेचना चालू कर दिया। 300-400 रुपए के आइटम की कॉस्ट पड़ती थी, उस पर मार्केटिंग कॉस्ट ऐड कर लो, सब कुछ मिला के 2-3 हज़ार रुपए का बेचते थे। तो ये हल्का हल्का मार्जिन उस पर बना रहे थे और तेजी से ग्रोथ भी कर रहे थे। बट इस मार्केट के अंदर दिक्कत कब से आना चालू हुई? मार्केट के अंदर दिक्कत तब से आई जब कोविड के बाद एक तो चाइना से इंपोर्ट करना मुश्किल हो गया, दूसरा बहुत सारा कंपटीशन इस मार्केट के अंदर आ गया। देखिए, 2020-22 तक ब्रांड अच्छा चल रहा था, बट 2022 में इन्होंने अपना आईपीओ का अनाउंसमेंट किया। फिर कंपनी के अंदर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आई, जो इनको वैल्यूएशन चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, जिसके चक्कर में इन्होंने अपना उस समय आईपीओ डिले कर दिया। जब ये 2022 के अंदर आईपीओ ला रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि हम इस आईपीओ से डेब्ट को रीपे करेंगे, आर&डी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इन्वेस्ट करेंगे और कंपनी को स्केल अप करेंगे। बट उसके बाद इन्होंने अपना आईपीओ को डिले करा और जब वापस 2025 के अंदर अपना आईपीओ लेकर आ रहे, तो इस समय अमन गुप्ता और समीर मेहता ने अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। अब ये सिर्फ कंपनी के एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुके हैं। एग्जीक्यूटिव जो मेन सीएमओ है, सीईओ है, वो किसी और को बना दिया है। अब देखिए, बोर्ड जो कंपनी है उसके अंदर जो बिजनेस के चैलेंजेस है वो क्या क्या है। सबसे पहले बिजनेस के चैलेंजेस को समझते हैं। इनका 80% माल चाइना से आता है। कभी भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में दिक्कत आई, इनका पूरा सप्लाई रुक जाएगा, मार्केट के अंदर सेल्स करना मुश्किल हो जाएगी। दूसरा, अभी मार्केट के अंदर बोल्ट जैसे, नॉइज जैसे, शॉमी जैसे और भी ब्रांड्स आ चुके हैं। प्लस एप्पल, सैमसंग जो फोन वाले ब्रांड्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो हमारे ही एक्सेसरीज को यूज करें, जैसे इनकी वॉच हो गई, हेडफोन्स हो गए। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, अगर मैं सैमसंग के फोन में एप्पल के हेडफोन्स को कनेक्ट करूंगा तो वो काम नहीं करते। एप्पल वाले प्रेफर करते हैं कि कस्टमर एप्पल का हेडफोन ही ले, ताकि वो इकोसिस्टम से बाहर ना जाए। तो हर फोन बनाने वाली कंपनी खुद के हेडफोन्स निकाल रही है, खुद की वॉचेस निकाल रही है, खुद के स्पीकर्स निकाल रही है। तो वहां इनके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, प्राइस वॉर भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन, प्लस मार्केटिंग में ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा, मार्जिन और कम होते जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैंने बोट का एक बार माल खरीद लिया तो मैं बार बार नहीं खरीदूंगा, हर महीने, हो सकता है 6-8 महीने, 1 साल, जब मेरा आइटम खराब हो जाएगा, मुझे नया लेना होगा, तब जाके मैं खरीदूंगा। तो रिपीट परचेस एक कस्टमर के बाद बहुत कम हो गई। दूसरा, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हर कोई चाइना से ला रहा है, रीब्रांडिंग कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा रहा है और इंडिया में बेचना चालू कर रहा है। मतलब 50-60 लाख की इन्वेंट्री लेकर आओ, 2-3 करोड़ के आराम से आप सेल कर सकते हो। तो वहां पे इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। प्लस अब जब आपका स्टॉक बच रहा है तो कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि भैया मैंने 50 लाख का माल तो लाके रख दिया, अब नेक्स्ट माल मैं कब लाऊंगा जब ये वाला माल बिकेगा। ये नहीं बिका तो मैं नेक्स्ट माल ला नहीं सकता। प्लस टेक्नोलॉजी के अंदर ये दिक्कत है कि 2-3-4-5-6 महीने बाद तो उनकी बैटरीज खराब होना चालू हो जाती है, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई इनोवेशन आ जाती है। तो माल को फास्ट रोटेट करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इन्वेंटरी पूरी तरह खराब हो जाती है। अब देखिए, आईपीओ से पहले फाउंडर्स अपनी की पोजीशन से हट गए। जो मालिक खुद अपने धंधे पे नहीं बैठ रहा हो, दूसरे को कह रहा है कि इन्वेस्ट करे, ऐसे धंधे में कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। दूसरा, इंडस्ट्री श्रिंक नहीं हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। आप ये समझिए, इंडस्ट्री का साइज तो बढ़ रहा है, आज सब लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इसके यूजर बढ़ते जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, आजू बाजू से कंपटीशन भी तेजी से आ रहा है। लोग चाइना से बनवा रहे हैं, इंडिया में जगह जगह से बनवा रहे हैं, रीब्रांडिंग करके एक वेबसाइट लॉन्च करके बेचे जा रहे हैं, क्योंकि सबको मॉडल मालूम पड़ चुका है, प्रोसेस समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे कोई आर&डी नहीं है। अब देखिए, एप्पल, सैमसंग के पास आर&डी क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जो एप्पल की टेक्नोलॉजी iOS है वो दूसरी ब्रांड कॉपी नहीं कर सकता, ना कोई सैमसंग के टेक्नोलॉजी ब्रांड उसके फैक्ट्री सेटअप कॉपी कर सकता है। तो यहाँ पे इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि रेस्ट्रिक्शन लगा सके। या तो इनके डिजाइन रजिस्टर्ड होते हैं या ब्रांड बहुत ही बड़ा होता है। जैसे एप्पल है, अब वो बहुत बड़ा ब्रांड है, iOS उसके पास है, लोगों का ट्रस्ट एप्पल के ऊपर बना हुआ है, ऐसे बोर्ड के ऊपर नहीं है। कोई उनको बेटर ऑप्शन देगा, बेटर प्राइसिंग देगा,
तुरंत कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा, बट एप्पल से नहीं होने वाला। तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है कंपनी के साथ कि एक तो रिपीट परचेस कम हो गई। भाई आज मैं एप्पल खरीद रहा हूँ तो उसका मैकबुक भी आदमी ले रहा है, उसके हेडफोन्स भी ले रहा है, फिर एप्स भी उनकी, सॉफ्टवेयर भी उनकी, उस पर भी पैसे कमा रहे हैं, इंश्योरेंस पे भी पैसे कमा रहे हैं। तो एप्पल का रेवेन्यू सोर्स कमाने का बहुत बड़ा है, जो बोर्ड के पास नहीं है। इतना बड़ा इनके पास रेवेन्यू सोर्स नहीं है। तो इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना। बहुत सारे लोग क्या है, आजकल मोबाइल में डीमैट में अकाउंट बना रखा है, वो ऑप्शन आता है, एक क्लिक करा आईपीओ में अप्लाई कर दिया। देखो आज बहुत सारे लोग हैं ना, बिना देखे बिना समझे आईपीओ के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी के आईपीओ मत घुसो जिनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी नहीं है, प्रॉफिट्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। आजकल मैंने कंपनीज को देखा है, जैसे लेंसकार्ट हो गया या बोर्ड जैसी कंपनी हो गया, मामार्ट जैसी कंपनी हो गई, 10 साल लॉस में, आईपीओ के 1 साल पहले 200 करोड़ का प्रॉफिट, 300 करोड़ का प्रॉफिट, 100 करोड़ का प्रॉफिट। ये बिल्कुल गलत चीज है भाई। 10 साल में आपने कोई प्रॉफिट शो नहीं करा, 10 साल तक बुक्स आपने लॉस में चलाई, फिर एक जैसे आप आईपीओ लेकर आए तुरंत आप प्रॉफिट दिखा रहे हो। अर्बन कंपनी मैंने यही देखा था, उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी जाके कि देखिए आईपीओ के पहले आते ही इन्होंने प्रॉफिट दिखाना चालू कर दिया बुक्स के अंदर, ताकि अच्छी वैल्यूएशन पे मार्केट से पैसा उठा पाए और फाउंडर्स अपने शेयर्स को प्रीमियम प्राइस के ऊपर बेच पाए। सो ऐसा रिटेल इन्वेस्टर आपको ध्यान रखना है, कंपनी की ग्रोथ क्या है, फाउंडर्स कितना एक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि फाउंडर्स के 100 धंधे और खुल रखे हो, 100 जगह और इन्वेस्ट कर रखा हो। जैसे अमन गुप्ता है, उसने इतने सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रखा है, आज बोर्ड डूब भी गई, बर्बाद भी हो गई, तो उसका पैसा नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहीं और से पैसा बना लेगा। इतने स्टार्टअप्स में ऑलरेडी वो फंडिंग कर चुका है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक तो फाउंडर का की फोकस उसी के धंधे पे होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट तेजी से बढ़े, कंपनी की परफॉर्मेंस हर साल बढ़े, अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो, तो उन्हीं कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसे एनालिसिस आपको पसंद आते तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा। आपने इस वीडियो को यहां तक देखा, हम लोगों ने सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।